चलिए जी, एक बार फिर से मैं आपका अपना अमित सर आप लोग के सामने दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लास्ट क्लास, आज की हमारी ये थर्ड लेक्चर है स्पेस टेक्नोलॉजी का। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम सबसे पहली क्लास अगर बात करें तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पूरा इतिहास हमने जानना था बच्चा। उसके बाद कुछ उपग्रहों के कुछ रॉकेट के बारे में, प्रक्षेपण यान के बारे में हमने पढ़ा था। चाहे वो SLV-3 हो, चाहे वो ASLV हो, चाहे वो PSLV हो, तो इनके बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आज की क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हुए, GSLV से कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। GSLV भारत का एक बहुत ही बेहतरीन जो है उपग्रह रहा है, रॉकेट रहा है। और उस रॉकेट की वजह से भारत ने जो क्रायोजेनिक इंजन जो लगा है, वो इसी रॉकेट से शुरुआत हुई है क्रायोजेनिक इंजन की। और क्रायोजेनिक इंजन लगने के बाद भारत की क्षमताएं और ज्यादा बढ़ गई है और भारत के अंदर और ज्यादा मात्रा में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, भारत में अनेकों क्षमताएं इससे पैदा होना, भारत को व्यापार मिलना, अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया नाम बनाना, वो सब इसके अंदर शामिल है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से डिस्कस करते हैं वही स्पेस टेक्नोलॉजी का अगला पार्ट, जिसे GSLV कहा गया है। GSLV, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक ऐसा प्रक्षेपण यान जिसे मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा के लंबवत उपग्रहों को यहां पर लॉन्च किया जाता है, छोड़ा जाता है। यह भारत का पहला 3 चरणों वाला ठोस रॉकेट है। याद रखिएगा, अब तक भारत क्या यूज कर रहा था? सबसे पहले 4, वो भी सॉलिड ठोस, उसके बाद 5, वो भी सारे के सारे सॉलिड। अब क्या है? अब है उसके बाद PSLV आया, उसमें कितना था? 4 में से 1 सॉलिड 1 लिक्विड, 1 सॉलिड 1 लिक्विड, ऐसे था बचा। यहां पर मैं आप लोगों के सामने अगर बात करूं तो यह भारत का पहला 3 चरणों वाला रॉकेट है। क्या है इसके अंदर? इसके पहले चरण में ठोस, दूसरे चरण में द्रव, तीसरे चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया गया है। याद रखिएगा, पहली बार क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जा रहा है ना। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्रायोजेनिक इंजन की, क्या है ये क्रायोजेनिक इंजन? बच्चा, ये है जब गैस को द्रव अवस्था में बदला जाए और उसका उपयोग किया जाए। आप कहेंगे कि ऐसा भी पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया गया है। हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में बदल के, हाइड्रोजन को द्रव अवस्था में बदल के उसका उपयोग किया गया है बच्चा। तो यहां पर देखिए, इससे दूर संचार उपग्रहों को भू स्थिर कक्षाओं में, मैंने बताया था कि जैसे जो सैटेलाइट होते हैं, जो भू स्थिर सैटेलाइट होते हैं बच्चा, जियो स्टेशनरी, वो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, उसके साथ रोटेट करते हैं, उसके साथ ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है बच्चा? तो वो एक जगह रहते हैं, वो एक जगह फिक्स रहते हैं, वो अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो फिक्स है, लेकिन वो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं बच्चा। इस रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है और इसी के नाते यह भारी उपग्रहों को भी छोड़ने में सक्षम हो पाया है। सबसे पहला रॉकेट है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, GSLV। और GSLV की 3 कैटेगरी हैं, 3 भागों में बांटा गया है। GSLV Mk1, GSLV Mk2, GSLV Mk3, 3 भागों में इसे बांटा गया है बच्चा। GSLV Mk1, GSLV Mk2, GSLV Mk3। ठीक है, 3 भाग हैं इसके। अब यहां पर कैसे उसको लॉन्च किया गया, वो सारी बातें हैं। देखो, मैंने क्या किया है, आपको सारे रॉकेट एक फिगर के अंदर दिखा दिए। यहां SLV-3 था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 चरण थे और चारों के चारों चरण ठोस प्रणोदक के थे बच्चा। PSLV जिसके अंदर 5 चरण थे
और सबके सब ठोस प्रणोदक थे। यहां पर पीएसएलवी जिसके अंदर बच्चा वापस 4 चरण आए, और प्रथम जो फर्स्ट स्टेज था, पहला चरण वो सॉलिड था, दूसरा चरण लिक्विड था, तीसरा जो चरण था वो सॉलिड था, और फोर्थ जो था बच्चा वो लिक्विड था। ठीक है, ऐसे ही तो थे। और उसके बाद ये रहा जीएसएलवी आपके सामने। यहां अगर मैं बात करूं ऐसे जीएसएलवी जिसमें विदेश क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया, वो जीएसएलवी MK1 था। भारत का पहला जो जीएसएलवी बनना था उसमें विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था। और ऐसा मानते हैं क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक जब 1998 में भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक मिलना बड़ा मुश्किल था। तो जो विदेश से क्रायोजेनिक इंजन आए थे, उन क्रायोजेनिक इंजन में आज भी जो रसिया की थ्योरी या जो तमाम एजेंसीज की थ्योरी रहती है कि इसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन है उसे एक रॉकेट के अंदर लगाया ही नहीं गया, और एक रॉकेट के अंदर इंजन नहीं लगा। आज भी ये कुछ कंट्रीज हैं कहते हैं। तो मतलब बेसिकली यूएसएसआर ने काफी मदद की थी हमारी, लेकिन किसी कारणवश वो टेक्नोलॉजी नहीं दे पाए थे। लेकिन फाइनली हम जीएसएलवी MK2 जब लेके आए, तो जीएसएलवी MK2 के साथ 2 में जो इंजन लगा वो इंडियन लगा था। भारत सरकार के द्वारा, मैंने अभी बताया, यूएसएसआर की सहायता से 5 क्रायोजेनिक इंजन विदेश से संस्था से मंगवाए थे और उनको यूज किया गया बच्चा। यहां पर देखिए जीएसएलवी D1 बनाया, MK का D1 बनाया 2001 के अंदर, बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। D2 2003 के अंदर बनाया, बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। जो है 01 बनाया 2004 में, बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। F02 ये कामयाब नहीं हुआ। और ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, विशेषज्ञों का, कि इसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन नहीं था इस रॉकेट के अंदर, है ना, इसके अंदर था ही नहीं। और इसको यूज किया गया है, दूसरे तरीके से यूज किया गया टेक्नोलॉजी के लिए। 04 बनाया बच्चा 2007 में, वो सक्सेस रहा। ये पूरा एक एक वर्ड, एक एक पार्ट, एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करके मैंने दी हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। अब उसके बाद जीएसएलवी MK2 की हम बात करते हैं। जीएसएलवी MK2 ऐसा स्वदेश जो है जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया, जिसमें जीएसएलवी D3 जो 15 अप्रैल 2010 को सक्सेस नहीं हो पाया, जीएसएलवी D5 5 जनवरी को बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ और पहला क्रायोजेनिक इंजन का अचीवमेंट भारत को मिला। जीएसएलवी F05 25 दिसंबर 2010 को सक्सेस नहीं हो पाया। जीएसएलवी D6 28 दिसंबर 2015 को पूर्ण रूप से सक्सेस हो गया। अब जीएसएलवी MK2, इसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है बच्चा, ठीक है। जीएसएलवी MK2 पूर्ण रूप से भारतीय तकनीकी से विकसित है। जीएसएलवी भी और क्रायोजेनिक इंजन भी पूर्ण रूप से, हालांकि क्रायोजेनिक इंजन का जीएसएलवी MK2 से हमें मिल गया था, लेकिन ये इस जीएसएलवी MK3 के अंदर क्रायोजेनिक इंजन लगने से इसकी क्षमताओं में और अपार जो है बढ़ोतरी हुई है। और इतनी बढ़ोतरी हुई है कि पूरा विश्व इस रॉकेट को मानता है। पूरा विश्व का कहना यह है कि यह है पूरे विश्व के रॉकेट का बाहुबली, है ना। चलिए, 4 टन से ज्यादा स्वदेशी क्रायोजेनिक भारी वजन के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लेकिन अंतरराष्ट्रीय सक्षम वाले इंडियन स्टैंडर्ड का रॉकेट भी इसे कहा गया है, यानी इसकी क्षमता 4 टन से ज्यादा है। उसके बाद बच्चा देखिए लिखा हुआ है GSAT 11, मैंने बताया है 3136 किलोग्राम। GSAT MK2 15 जून 2017 को GSAT, ये सब लॉन्चिंग मैंने लिखी है। लॉन्चिंग इसलिए लिखी है ताकि आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहो, टॉपिक से बने रहो, आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बातें भी लर्न हो, इस वजह से लेके आया हूं बच्चा। इसके बाद है बच्चा ULV। अब एक समस्या इंडिया के सामने सबसे बड़ी आती है। अगर मैं आपके सामने ULV, यूनिफाइड लॉन्चिंग व्हीकल की बात करूं, ULV ध्यान से समझिएगा। ULV एक ऐसा रॉकेट हम डिजाइन कर रहे हैं। देखिएगा बच्चा, अब अगर आपको PSLV यानी कोई भी पोलर सैटेलाइट आपको लॉन्च करना, तो उसे PSLV से करते हैं। आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो आप उसको
जीएसएलवी से करते हैं, है ना। तो यहां पर दो रॉकेट यूज हो रहे हैं, पीएसएलवी पोल के लिए, जीएसएलवी अलग अलग हैं दोनों। तो भारत सरकार या इसरो ने ऐसा प्लान किया कि दोनों में यूज हो जाए और दोनों के लिए यूज हो जाए, क्यों ना ऐसा रॉकेट बना दिया जाए, और इसे ही यूएलवी कहा गया है। ठीक है सर, देखिए आप इसरो का, यह इसरो द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला रॉकेट है जिसकी विकास के बाद अलग अलग पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसे रॉकेट की आवश्यकता नहीं होगी। यह दोनों के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है। इसके साथ साथ भारत में आरएलवी, इसका नाम बचा रीयूजेबल, ये एक और अभी आगे तकनीकी आएगी। देखिए मैं फिर से अगर इस बात को रिपीट करूं तो बच्चा यूएलवी एक ऐसा रॉकेट है जो जैसे पीएसएलवी को अलग से डिजाइन किया जाता है, जीएसएलवी को अलग, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग रॉकेट का उपयोग किया जाता है। तो क्यों ना, ध्यान से समझिए, तो क्यों ना एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। और एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग होने का मतलब क्या हो गया, एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग होने का मतलब हो गया कि जीएसएलवी और पीएसएलवी दोनों को एक ही उपयोग के लिए, उनको अलग अलग ना बना के, ना उन पर अलग अलग खर्च लगा के, उसको एक ही बार में एक ही रॉकेट से उसको लॉन्च कर दिया जाए, और उसको ही क्या कहा गया है, यूएलवी कहा गया है बच्चा। ठीक है, तो ये है यूएलवी। यूएलवी के बाद एक और टेक्नोलॉजी है आरएलवी को बनाने की बच्चा, ये है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल। यहां देखिए इसके ना बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, क्योंकि इसको यूज करने का ना थोड़ा सा भारत के अंदर भी आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज बढ़ना। क्या चैलेंज बढ़ना, चैलेंज ये बढ़ना कि जो रॉकेट हम यूज कर रहे हैं, पहले तो रॉकेट हमें एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाना आना चाहिए, फिर एंट्री करानी चाहिए, सेफ एंट्री कराएंगे तभी तो रीयूज करेंगे उसको। अब जैसे लॉन्च कर दिया और वहीं रह गया तो रीयूज कहां से हुआ, रीयूज उसका, अगर उसको पुनः उसका उपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमें वापस उसको लॉन्च कराना, स्थापित कराना और उसको बुलाना, दोनों चीजें आनी चाहिए हमें, है ना, तभी तो होगा। तो बच्चा उसके लिए अलग अलग टेस्ट किए, टाइम एसआरई टेस्ट किया बच्चा, सैटेलाइट कैप्सूल रिकवरी, ये टेस्ट है 2007 के अंदर ये हुआ। क्रू एटमॉस्फेरिक रिकवरी हुआ केयर करके 18 दिसंबर 2014 को हुआ बच्चा। और RLVTD बेसिकली इसे रीन्यूएबल लॉन्चिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ ऐसा, ये 23 जुलाई 2016 को इसको एक्सपेरिमेंट किया। और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट था पैड अबॉर्ट टेस्ट। ये पैड अबॉर्ट टेस्ट के बाद ही भारत ने जो गगनयान मिशन सोचा है, ठीक है, इसी पैड अबॉर्ट टेस्ट के दम पर। और मैंने आपको कल पहले ही बताया था 2019 में इसको स्थापित करना था, लेकिन किसी कंडीशन से नहीं हो पाया, लेकिन 2018 में पैड अबॉर्ट टेस्ट हम पूरा कर चुके हैं। मैं इनको अलग अलग एक काम करता हूं, बिल्कुल अलग अलग आप लोगों को बताता हूं। भारत में विकास के लिए सबसे पहले सन 2007 में आरएलवी के विकास के लिए, ठीक है सर, निर्णय लिया गया, जिसके 4 प्रकार के परीक्षण अभी तक किए गए हैं। ऐसे रॉकेट जिन्हें वापस लाया जा सकता है उसे पूर्ण उपयोगी प्रक्षेपण यान कहा जाता है। वर्तमान में किसी भी यान में 65 से 70% जो है वो फ्यूल उपयोग, या आप ये मान के चलिएगा जैसे 1000 CR का खर्च लगा है मान लीजिए किसी भी रॉकेट को बनाने में, तो उसमें से 600 से 700 करोड़ रुपए वो सिर्फ फ्यूल में ही वेस्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ फ्यूल में ही वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चा, यहां पर कैसे समझना, हमें किस तरह से समझना है। आरएलवी को एक ही बार उपयोग में लाना संभव बनाया जा सके तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों की लागत को व्यापक रूप से हटाया जा सकेगा और अंतरिक्ष सेवाओं को पूर्ण रूप से लागतों को कम किया जा सकेगा। बिल्कुल है यही बात। अगर उसको यूज करना आ गया, हमें यूज करना आ गया, ध्यान से समझिए, उसको यूज करना आ गया अगर हमें, तो उसको हम जो अंतरिक्ष में होने वाले कार्यक्रमों की लागत है उसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। जो भी प्रोग्राम है उनमें कम खर्च हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फ्यूल कैपेसिटी वो कंट्रोल में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बताया भी है, यहां पर एक लॉन्चिंग जो अलग अलग स्टेज होती है, अलग अलग स्टेज में कैसे उसको लॉन्च किया जाता है और कैसे रॉकेट को वापस, जैसे यहां पर ये स्थापित करने के बाद ये वापस जो है वो फ्लोटिंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें, और इसको फ्लोटिंग सिस्टम से वापस यूज
कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चा, देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों की लागत घटेगी, बिल्कुल घटेगी। छोटे और मझले देश है बच्चा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। अब जैसे अफ्रीकन की कुछ कंट्रियां, अफ्रीका की, वो चाहती हैं कि बहुत छोटा सा कम पैसों में हमारा स्पेस प्रोग्राम जो है सक्सेस हो जाए, है ना। मान लीजिए किसी कंपनी ने लगभग 500 करोड़ रुपए किसी देश ने लगा दिए एक स्पेस प्रोग्राम में, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए लगा दिए बच्चा। और जब 500 करोड़ रुपए किसी स्पेस प्रोग्राम में लगाए, अब वो नासा के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इतना, नासा खुद उनको एडवांस में बताती है कि भाई लगभग जितना भी पैसा लगे। फिर वो इंडिया के पास, इसरो के पास आते हैं, इसरो बताता है भाई इतना पैसा लगेगा आपके स्पेस प्रोग्राम में, और इतना पैसा लगेगा स्पेस प्रोग्राम, लेकिन इंडिया की लागत तो कहीं ज्यादा आ रही हो तो सक्सेस नहीं हो सकता ना। लेकिन यहां पर अगर हमारे पास RLV है तो हम उसके कम पैसों में भी हम कुछ अच्छा अर्निंग इसरो अपनी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी लागत कम हो गई ना। अब हमारी लागत कम होगी तो ऑब्वियसली हम अच्छा काम करेंगे। तो यहां पर स्पेस टूरिज्म का दौर ज्यादा होगा कि अगर हमें जाना और आना आ गया तो स्पेस टूरिज्म ऑब्वियसली बढ़ेगा। स्पेस माइनिंग का दौर शुरू होगा, स्पेस एग्रीकल्चर का दौर शुरू होगा, स्पेस कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू होगा। जैसे 2021 में सितंबर में आप लोगों एक अनाउंसमेंट सुनते हो कि 2023 के एंड तक स्पेस में टूरिज्म बढ़ा देंगे, स्पेस टूरिज्म बढ़ा देंगे, एक होटल की शुरुआत कर देंगे अच्छा, और 2025 तक मून पर एक होटल की स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, स्पेस रिसर्च का नया दौर शुरू होगा। इससे भारत का वैश्विक उभार होगा, बिल्कुल पूरे चरम पर आ जाएगा भारत, पूरे विश्व में चरम पर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, यहां पर इस प्रकार RLV के विकास के माध्यम से अनेक संभावनाओं का जन्म होगा, जिसके नाते भारत को वैश्विक स्तर पर उभरने का, नेतृत्व करने का नया अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है अंतरिक्ष शक्ति बनते ही, जो भी अंतरिक्ष शक्ति बनता है वो विश्व शक्ति जरूर बनेगा। तो अब आप कहेंगे सर ये RLV ठीक है, लेकिन ये जो 4 टेस्ट थे ये हुए कैसे? तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। देखिए सर, RLV बनाने के लिए भारत ने जो प्रयास किए गए हैं, पहला टेस्ट, पहला SRE, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है बच्चा, एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है। यानी जब भारत के द्वारा 1998 में परमाणु विस्फोट किया गया तो भारत के ऊपर अनेक देशों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए। 2010 तक यह प्रतिबंध रहा, क्योंकि इसी दौर में भारत के द्वारा RLV का प्रयास किया गया, जिसके नाते स्वयं की क्षमता से इसका विकास किया गया, स्वयं की क्षमता से। ठीक है सर, इसका विकास किया गया। यहां देखिए, RLV बनाने के लिए कुल 3 प्रकार की तकनीकियों की आवश्यकता रही है। अंतरिक्ष की कक्षा से सुरक्षित निकालने की तकनीक, पृथ्वी में वायुमंडल से सुरक्षित प्रवेश करने और निकलने की तकनीक, पृथ्वी की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने की तकनीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा 400 किलोमीटर का जो है एटमॉस्फेयर होता है। पहली टेक्नोलॉजी थी इसमें से सुरक्षित बाहर निकलना है। दूसरी टेक्नोलॉजी थी कि इसमें बाहर भी निकलना है और एंट्री भी करनी है। तीसरी टेक्नोलॉजी है बच्चा कि कैसे सरफेस पर सुरक्षित लैंडिंग करनी है। तो तीन चरण रहे हैं, 3 स्टेज रही हैं, 3 प्रकार की तकनीकी इसमें हासिल करनी थी। पहली बच्चा SRE, जनवरी 2007 में PSLV C7 के माध्यम से SRE सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। 12 दिनों के बाद उसे अंतरिक्ष की कक्षा से सुरक्षित निकाला गया, पृथ्वी के वायुमंडल में लाया गया, फिर उसे बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। उसमें लगे फ्लोटिंग सिस्टम के द्वारा उसे विशाखापट्टनम की बंदरगाह पर ले जाया गया, और यह भारत का पहला चरण सुरक्षित सफल हो पाया। यह था हमारा SRE। दूसरा बचा CARE, है ना, केयर क्रू जो है एक्सपेरिमेंट था। ये 18 दिसंबर 2014 को इसरो के द्वारा GSLV रॉकेट के माध्यम से वायुमंडल में सुरक्षित आने जाने की तकनीकी का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण भी सफल रहा और इससे
इसे भी वही बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित गिराया गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह तक लाया गया और बचा इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आरएलवीटीडी की मैं बात करता हूं बच्चा, आरएलवीटीडी की। आरएलवीटीडी क्या है? इसरो के द्वारा अंतरिक्ष की कक्षाओं से निकलने और वायुमंडल में प्रवेश करने की तकनीकी का साझा परीक्षण रहा है। पूरी तरीके से सफल रहा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि भारत अब अंतरिक्ष कार्यक्रमों में पुनः वापसी कर सकता है। किसके द्वारा? आरएलटीडी के द्वारा। और सर जब पैड अबोर्ट टेस्ट हुआ ना, तब तो प्रूव हो गया। क्या? पैड अबोर्ट टेस्ट 5 जुलाई 2018 को यह परीक्षण इसलिए किया गया, सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाद क्रू कैबिन या स्पेस लैब को रॉकेट से आसानी से अलग किया जा सके और वायुमंडल में होने वाली किसी भी दुर्घटना होने पर भी अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया जा सके। जैसे मान लीजिए ये ठीक है बच्चा, ये स्पेस क्राफ्ट है और यहां पर ये क्रू मेंबर है बच्चा, क्रू है यहां पर, ये क्रू मेंबर है। अब इसको अलग करना है, सबसे पहले तो अलग करना है। जैसे इसको अलग कर लिया गया, इसको अलग कर दिया गया और यहां पर ठीक है बच्चा, इसको अलग कर दिया गया। एक तो सुरक्षित इसको पहले अलग करना, फिर उसको वापस जोड़ना। ठीक है, ये था सुरक्षित इसको अलग करना और इसको वापस जोड़ना, ये था बच्चा। यह परीक्षण भी पूर्ण तरीके से सफल रहा, जिससे आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों को न केवल छोड़ सकेगा बल्कि पूर्ण रूप से उनकी वापसी भी करवा सकेगा। इसी आधार पर यह परीक्षण को देखते हुए भारत के में वर्तमान प्रधानमंत्री ने गगनयान की घोषणा की थी। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। जैसे मिशन को पूरा करने में भारत की आस जगाई, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के अनुसार जो गगनयान मिशन को 2022 के अंत तक पूरा करने की संभावनाएं बनाई गई हैं। संभावनाएं होती हैं, इनको एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते, संभावनाएं होती हैं बच्चा। इन परीक्षणों के बाद सरफेस तकनीकी लैंडिंग का विकास केवल रह गया है। इस पर इसरो काम कर रहा है और सरलो गांधी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है बच्चा, सरलो गांधी आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां पर ये सब काम हो रहे हैं। अब मैं अगर आगे बात करूं तो एक छोटा सा रॉकेट में और आपको बताना चाहूंगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो बड़ी गजब की चीजें हो जाएंगी। अवतार एरोबिक फॉर एडवांस ट्रांस एटमॉस्फेरिक रिसर्च क्या है? 100 बार उपयोग में लाया जा सकेगा। 8,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। 2025 तक इसका बनने की संभावनाएं है। 100 बार, आप सोच सकते हो 100 बार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है जी। यहां पर वैसे 2007 में ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। 2007 से लगातार इसको हर साल इस पर बजट दिया जा रहा है। तो ये पूरी क्लास जीएसएलवी की थी आज, और जीएसएलवी को आपके सामने मैं लेकर आया। जीएसएलवी को मैंने आपको बताया और रॉकेट के कार्यक्रम आज पूरे हो चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं रॉकेट की, तो रॉकेट अभी कुछ मैं करंट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इस सीरीज के अंत में रहेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल एंडिंग में रहेगा। कुछ करंट के अंदर जैसे विक्रम, चेतक, ठीक है, कुछ और भी रॉकेट हैं जिनको डिजाइन कर रहा है इसरो, तो उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो तब तक हम क्लास को ऑफ रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत। चलिए जी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लगातार इन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे और लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे होंगे। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जब मेंस लिखा जाता है और मेंस के अंदर जब बच्चे की सोच समझ विकसित हो जाती है, तो वो बच्चा लिखने में सक्षम हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपका अपना अमित सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार
सिविल एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है, आप लोगों को बता देता हूं पहले ही मैं। सैटेलाइट प्रोग्राम की क्लास होने वाली है। भारत के सभी जो सैटेलाइट उपकरण हैं, सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उनको हम देखने वाले हैं कि कैसे सैटेलाइट काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, इनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले बात करेंगे सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में, उपग्रह कार्यक्रम के बारे में। उपग्रह कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में, दूर संवेदी उपग्रह के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि भारत में 3 प्रकार के सैटेलाइट पाए जाते हैं बच्चा। एक तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कक्षीय, जो ध्रुवीय कक्षा है उसके अंदर छोड़े जाते हैं, भूसंचार उपग्रह, और उसके बाद नौवहन उपग्रह। 2 नौवहन उपग्रह बनाए हैं भारत ने, ठीक है, जो जीपीएस बेस्ड है पूर्ण रूप से। तो उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे सर। इनके कुछ अलग अलग नाम है। जैसे सबसे पहले मैं रिमोट सेंसिंग की बात करूंगा। रिमोट सेंसिंग को कुछ अलग नाम से जाना जाता है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, भू प्रेक्षण यान भी कहा जाता है, उपग्रह भी कहा जाता है। सन स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सूर्य तुल्यकाली उपग्रह भी कहा जाता है। कैमरा बेस्ड सैटेलाइट, कैमरा आधारित उपग्रह भी कहा जाता है। मैपिंग सैटेलाइट, मानचित्रण का उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है सर। अब मैं अगर यहां बात करूं तो ऐसे उपग्रह जो पोलर ऑर्बिट में रह करके दूर संवेदन का कार्य करते हैं, उन्हें दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह 400 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। ठीक है सर, 400 किलोमीटर से लेकर 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। पहली बात तो इनका काम क्या है सर। अगर एक बात समझिए, जैसे भारत में कोई भी माइन, कोई भी तत्व खोजा गया है तो इन्हीं के द्वारा खोजा गया है। भारत के अंदर जो हमारे हम ये कह सकते हैं मौसम की जानकारी है, वो यही देते हैं। तमाम जो ऐसी आपदाएं हैं, आने वाली हैं आपदाएं हैं, उनके बारे में यही बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थ पर कहां हाइट है, कहां जो है लेक है, उन सब के बारे में यही बताते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, पृथ्वी के नीचे खनिजों का पता लगाना, भूगर्भ जल की मात्रा का पता लगाना, पृथ्वी की सतह पर उच्चावच यानी कहां हाइट है, कहां है ना एल्टीट्यूड वगैरह का, वनों या वनस्पतियों का विकास कर पता लगाना, फसलों के विस्तार का पता लगाना, समुद्री संसाधनों का पता लगाना, समुद्री सतह से ऊपरी वायुमंडल में होने वाली घटनाओं का पता लगाना। ठीक है सर, समुद्री सतह से ऊपर जो जितनी भी होती हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का पता लगाना, दूसरे ग्रह के वायुमंडल और उनकी सतह की आंतरिक संरचना का पता लगाना, नगर नियोजन को सुरक्षित रखना, उसके बाद सीमाओं पर अवैध घुसपैठ का पता लगाना, स्पेस रिसर्च की संभावनाओं को बनाना और मौसम जलवायु की भविष्यवाणी करना। अगर मान लीजिए हमसे देखो रिलेट किया गया हो उपग्रह कहीं ना कहीं, और क्वेश्चन ये पूछा गया हो भारत में उपग्रहों की क्षमता के आधार पर या उपग्रहों की क्षमता को विकसित करते हुए कैसे इसरो समय के बदले प्रभाव को लेकर नई नई योजनाएं बना रहा है। यानी एक क्वेश्चन को एग्जामिनर किसी तरीके से घुमा सकता है, और अगर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उपग्रहों में से इन सब बातों को यहां पर नोट कर सकते हैं। जो भी आपको लगे सर, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात, जहां तक भी लगे। मैंने आप लोगों को बच्चा एक बात याद रखिएगा, पूरा यूट्यूब छान लेना, इतना डिटेल से नहीं मिलेगा हमें कहीं भी।
स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, मान लीजिएगा अमित सर। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को बहुत अच्छे से, तहजीब से, तरीके से आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं यहां पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, दूर संवेदी उपग्रह की, जो ध्रुवीय कक्षाओं के में छोड़े जाते हैं, जिन्हें पीएसएलवी से लॉन्च किया जाता है। मेरा बच्चा मेरे सामने, मेरे से पढ़ने वाला बच्चा, अब उसको बार बार कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। रिमोट सेंसिंग मतलब पीएसएलवी, ध्यान से समझना, रिमोट सेंसिंग मीन पीएसएलवी। बड़ा सिंपल है बच्चा। यहां पर आपके सामने मैंने सभी की सभी सारी चीजें बताई, और साथ में आप देखिए एक एक सैटेलाइट लेकर आया हूं। पृथ्वी की संरचना के लिए अलग है, समुद्री संसाधनों के लिए अलग है, पृथ्वी की सतह ऊंचावच पता करने के लिए अलग है। हर सैटेलाइट को अलग से लेकर आया हूं। यानी भारत में अंतरिक्ष संरचना को पता लगाने और खनिज का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रह हैं? रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट भारत में पहली बार 2003, 2011, 2016 में लॉन्च किया गया है। के सामने है समुद्री संसाधनों और संरचना का अध्ययन करने के लिए ओशियन सेट 1999 और ओशियन सेट 2 दो छोड़े गए हैं बच्चा। ठीक है, पृथ्वी की सतह और उचावच का पता लगाने के लिए कार्टोसेट, आपके सामने कार्टोसेट की पूरी सीरीज लेकर आया हूं बच्चा। 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2017 के अंदर 2018, 2019 कार्टोसेट सेट 9। कार्टो का मतलब समझ लीजिए पृथ्वी पर हाइट, एल्टीट्यूड का पता कर रहे हैं। ओशियन, समुद्री संरचना का पता किया जा रहा है। और रिसोर्स मतलब खनिजों का पता लगाया जा रहा है। एक एक पॉइंट को सोच रहे हैं बच्चा। भारत में अनेकों उपग्रह अलग अलग कार्यक्रम के लिए है। अब यहां देखिए बच्चा, यहां पर पृथ्वी के वायुमंडल के अध्ययन के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जैसे मेगाट्रॉपिक्स और सरल। मेगाट्रॉपिक्स जो 2011 में लॉन्च किया गया, विश्ववृत्त पर जलवायु के अध्ययन के लिए, जो ट्रॉपिक्स पर है ना। चलिए, और सरल को सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका, मतलब इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर ग्रीन हाउस की गैसों का पता लगाने के लिए बच्चा, ग्रीन हाउस की गैसों का पता लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सीमा पर घुसपैठ और सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कौन सा TES छोड़ा गया है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट 2001। रिसेट 2 छोड़ा गया है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट हेल्प टू फॉर्म इमेज 2009, और रीसेट छोड़ा गया है बच्चा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे घुसपैठ ना हो, इसके लिए मजबूती के लिए नाविक जैसे सैटेलाइट का उपयोग किया गया। मैं आगे बताऊंगा, नाविक भी आगे आएगा, उसका भी उपयोग किया गया है। यहां पर आप लोग के सामने अंतरिक्ष अध्ययन के लिए एस्ट्रोसेट को छोड़ा गया है, चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 1 छोड़ा गया है। ठीक है, मंगल की सतह के लिए मंगलयान 1 छोड़ा गया है, 5 नवंबर 2013 में बताया था मैंने आप लोगों को, और 22 अक्टूबर 2007 को चंद्रयान। उसके बाद सूर्य के बारे में कोरोना का अध्ययन, सूर्य का जो ये पेंडिंग है अभी। ठीक है बच्चा, पेंडिंग है, 2023 तक इसका प्लान है, ये पूरा हो जाएगा। और आदित्य मिशन इसका नाम है, आदित्य मिशन। इसको हम इसरो और नासा एक साथ मिलकर के इसको पूरा कर रहे हैं। शुक्र जैसे विनस के लिए बचा, विनस ऑर्बिट मिशन 2024 तक इसको पेंडिंग रखा गया है। पृथ्वी के नीचे समुद्री सतह पर अध्ययन करने के लिए निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पेंडिंग है ये वैसे 2023 तक। मेरा कहना यह है बचा, आप लोगों के सामने भारत के जितने भी कार्यक्रम हैं, मैं एक अपकमिंग भी, लेटेस्ट भी, और जो हो चुके हैं वो भी, सब कुछ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अब उसके बाद देखिए, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं बच्चा। एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव और पैसिव के अंदर क्या है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय कौन से थे बच्चा? सक्रिय थे जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सैटेलाइट जो ज्यादातर या जो भी काम है सैटेलाइट के, उनको करने में सक्षम हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। उनको उनका चाहे वो मानचित्रण का उनका काम है, पृथ्वी की सतह की संरचना का काम है, चाहे उनके वायुमंडल में होने वाली घटनाओं का काम है, वायुमंडल में होने वाली अलग अलग आर्द्रता को देखने का काम है, या जो भी काम है,
उन सबको परफेक्टली कर सके। जैसे लिखा हुआ है, ऐसे दूर संवेदी उपग्रह जो पृथ्वी की सतह के नीचे और समुद्र के नीचे भेजकर मानचित्रण की क्षमता रखते हैं, उन्हें सक्रिय दूर संवेदी उपग्रह कहा जाता है। यहां मैं अगर बात करूं आप लोगों के सामने ऐसे उपग्रहों से जो पृथ्वी के नीचे और समुद्र के नीचे कोई भी जानकारी आसानी से ली जा सकती है, भारत में इस प्रकार का एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कमी है। इसलिए भारत में अमेरिका के साथ एक समझौता किया हुआ है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए बच्चा तो भारत के अंदर ये जो एरिया है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का, ये लगभग 3.5 किलोमीटर गहरा है। और यहां पर जो एरिया है बच्चा लगभग 4 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, लगभग 4 किलोमीटर गहरा। इतनी गहराई में देखने में अभी हम सक्षम नहीं है। इसके लिए भारत ने एक समझौता किया है, किसके साथ? अमेरिका के साथ, इसरो के साथ। हम उनके सैटेलाइट के थ्रू, उनके उपयोगी जो उपग्रह हैं उनके थ्रू इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को या यहां पर देखने को, आंतरिक संरचना को हम देखने में सक्षम हो पाए हैं। यहां पर समझौते के तहत जो निसार नाम का प्रोजेक्ट है बच्चा, वो इसी के लिए बनाया जाएगा। मैंने पीछे बताया भी था आप लोगों के लिए निसार। ठीक है सर, ये एक ऐसी रडार है और लिखा हुआ है पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सतह के अध्ययन के लिए है ये। ठीक है सर। उसके बाद पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये दूर संवेदी उपग्रह सीधे मानचित्रण का कार्य करते हैं। ये भारत के अंदर बहुत है। ठीक है, भारत में अधिकतर दूर संवेदी उपग्रह इसी प्रकार के हैं। उसके बाद बच्चा जियो स्टेशनरी या टेलीकॉम बेस्ड, ट्रांसपोंडर बेस्ड, बहुत बड़ी सीरीज है बच्चा, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने, वादा करता हूं बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहां देखिए, क्योंकि इसके आने के बाद ही ना टेलीकम्युनिकेशन आ गया, इसके आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन आ गया और बहुत जबरदस्त तरीके से टेलीकम्युनिकेशन आ गया बच्चा। ठीक है, यहां मैं अगर बात करूं तो चलिए, हां ठीक है, थोड़ा सा इंसाइट है इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1982 में इसको लॉन्च किया गया। जो उपग्रह जो दूर संचार के उद्देश्यों के लिए छोड़े जाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ऐसे यानी संचार बढ़ाने के लिए जो भी छोड़े जाते हैं बच्चा, कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए जो भी लॉन्च किए जाते हैं, दैट वन इज कॉल्ड, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम दूर संवेदी उपग्रह। जैसे भारत के अंदर यह भारत का पहला दूर संचार सैटेलाइट था, कौन सा? इनसेट। इनसेट में क्या हुआ? इनसेट को किसने बनाया? पहली दूर संचार उपग्रह श्रृंखला है जिसे 4 विभागों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है, जैसे डोम मौसम विभाग के द्वारा, डॉट दूर संचार विभाग के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्ट विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग के द्वारा। भारत में इस प्रकार के उपग्रहों को बनाने और उनके अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग को ही दी जाती है। इनसेट सीरीज यानी सबसे, देखो 2 हैं, एक तो इनसेट सीरीज है और एक जी सेट सीरीज है बच्चा। सेकंड नंबर पर जी सेट है, जी सेट को हम आगे आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनसेट और जी सेट दोनों सीरीज है, दोनों को अलग अलग। इनसेट सीरीज की पहले बात करेंगे। यह भारत की पहली दूरसंचार श्रृंखला है जिसे इसलिए तैयार किया गया था ताकि भारत में दूरसंचार क्रांति की नींव रखी जा सके, ताकि भारत भी डेवलप कर सके अपने आप को। और इसके अंतर्गत सभी उपग्रह देश के बाहर बनाए गए और देश के बाहर ही उसे छोड़ा गया। इस प्रकार इसी पहली श्रृंखला के आधार पर भारत में महाभारत, रामायण और टेलीविजन और कंप्यूटर की क्रांति का विकास हुआ। इन सभी क्रांतियों के विकास के लिए यही जिम्मेदार है। आपके सामने इनसेट सीरीज, याद रखना, इनसेट सीरीज एक एक करके देखिए। मैं अगर बात करूं पहली इनसेट सीरीज, फर्स्ट सीरीज के बारे में, तो सर इसमें 4 उपग्रह अभी तक छोड़े गए थे। अभी तो इसको बंद कर दिया गया इनसेट सीरीज, फर्स्ट सीरीज अब हम नहीं बना रहे क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। ठीक है, इनसेट फर्स्ट ए की मैं अगर बात करूं बच्चा, इसे लॉन्च किया गया था 1982 में। केप कैंट जगह है, नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह से भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत हुई और इसी के माध्यम से एशियाई खेल संपन्न कराए गए और इसका प्रसारण पूरे एशिया में हुआ। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये सिर्फ 6 माह तक ही काम कर पाया था। अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें लॉन्च क्यों किया जाता है, क्यों उन्हें स्थापित किया जाता है। जैसे इनसेट फर्स्ट बी की बात करूं,
1983 से 1990 तक चला, यह भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी से भारत में टीवी क्रांति आई और दूरसंचार क्रांति आई बच्चा। पीसीओ की शुरुआत हुई, इसी से कंप्यूटर के विस्तार के लिए प्रयास किया गया। 1986 में कंप्यूटर पॉलिसी लाई गई। 1986 में ही जो सेंसेक्स आप लोग देखते हैं, सेंसेक्स बीएससी है ना, शेयर मार्केट, इसी से शुरुआत हो रही है। ठीक है सर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्किंग की शुरुआत हुई, नेट जिसे कहा जाता है बच्चा। इनसेट 1G की बात करूं, ये अनसक्सेस रहा था। देखो नासा और ये ईएसए आ गया। ईएसए से पहली बार हम कोई डील की थी हमने और लॉन्च कराने की सोची थी, लेकिन वो अनसक्सेस हो गई। लेकिन उसके बाद हम ईएसए से ही डील करा रहे थे। इनसेट 1D की बात करते हैं, 1990 केप कैन नासा के द्वारा, इसी से टीवी कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी बच्चा भारत में। अब उसके बाद अगर बात करें, यानी भारत के अंदर टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसकी शुरुआत हो गई थी। इनसेट की सेकंड सीरीज, भारत की दूरसंचार श्रृंखला, जिसकी वजह से भारत में मोबाइल क्रांति आ रही है, ध्यान से समझिएगा, और लाइव प्रसारण की क्रांति आई बच्चा। इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 2D, इनसेट 2E। ठीक है। 1992 में केरू करके एक जगह है बच्चा, इससे आर्थिक सुधार हो, यानी करंट अकाउंट भारत में खुलने लग गए थे। ये बात है 1992 की। 1993 में कोरू के द्वारा भारत में एसटीडी की शुरुआत हुई बच्चा, और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों से संपर्क होना स्टार्ट हुआ। 2C की बात करें, 1995 में, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। 2C भारत में एक्चुअल में क्या था, लाइव टेलीकास्ट होना था, क्योंकि 96 में वर्ल्ड कप था, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था। क्रिकेट उस समय हम विश्व कप विजेता रहे थे, क्योंकि 1983 में विश्व कप विजेता हो गए थे, तो पूरे विश्व की नजरें, और धीरे धीरे पॉपुलर गेम होता जा रहा था, एकदम से प्रसिद्धि हासिल करने वाला गेम होता जा रहा था क्रिकेट। तो उसका लाइव टेलीकास्ट हमें करना था। अब लाइव टेलीकास्ट हमें करना था, तो कम से कम भारत के पास वो तकनीकी वो चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से लाइव टेलीकास्ट हो सके, लेकिन हमारे पास उपग्रह वो था नहीं। हम क्या करते थे, नासा के जो लाइव टेलीकास्ट के उपग्रह थे उनके थ्रू काम करते थे। नासा उसके लिए बहुत पैसा हमसे लेता था। अब सिचुएशन ये आ गई कि भारत के पास वो उपलब्धि होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, ईएसए को हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दिया, और उसको 1996 में उसको लॉन्च होना था, लेकिन कराया हमने 1995 में लॉन्च, उसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चा। इससे भारत में मोबाइल इंटरनेट लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ, क्योंकि 1996 में क्रिकेट का विश्व, ये साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, इसी की पूर्व तैयारी के लिए इसे छोड़ा गया। भारत में निर्मित पहला दूरसंचार उपग्रह, और भारत में क्यू बैंड, यानी लाइव टेलीकास्ट होगा ना बच्चा, लाइव टेलीकास्ट होगा, उसके लिए बैंड अलग से होंगे। क्यू बैंड की भारत में पहली बार शुरुआत हुई। क्यू बैंड की जो शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, वो इसी से हुई है बच्चा। ठीक है। क्यू बैंड की भारत में पहली बार शुरुआत हुई, यानी क्यू बैंड ट्रांसपोंडर का उपयोग किया गया। क्यू बैंड क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाऊं तो बच्चा, क्या होता है भाई, आप कोई भी, जैसे ब्रिटेन इंग्लैंड में मैच चल रहा है, लंदन के अंदर मैच चल रहा है, लॉर्ड्स में मैच चल रहा है, तो वहां लाइव टेलीकास्ट वो पिक्चर कलेक्ट कर रहा है, और पिक्चर्स को वो भेज रहा है सैटेलाइट के पास। अब सैटेलाइट वहां से इंडिया के पास, इंडिया में जो रिसीवर है उनके पास भेज रहा है, तो वहां से वहां तक तो ऐसा वेवलेंथ गई, वो तरंग दैर्घ्य बन के गई, उसके बाद वो पिक्चर में दिखनी स्टार्ट हुई है। तो ये जो एक सिंपल सा तरीका समझे, आपके मोबाइल में, जैसे आपका मोबाइल क्या करता है, आपके दोस्त, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते तो उनकी आवाज को कैच करता है, उनकी आवाज को कैच करने के बाद आपकी जो है वो वेवलेंथ के थ्रू आपके पास, आपके मोबाइल में वो रिसीव होती है और आपको सुनाई देती है। यही तो बातें हैं। ठीक है बच्चा। तो यहां अगर मैं बात करूं तो क्यू बैंड की पहली बार शुरुआत हुई। 2D की बात करें 1997 में ईएसए कैरू के द्वारा, लेकिन यह सक्सेस नहीं हुआ पाया था। इससे भारत में विदेशी संस्थागत निवेश की शुरुआत हुई। तारापुर समिति भारत के अंदर आई, इसी के द्वारा बनाया गया, और भारत पहला उपग्रह था, पर्यावरण के सुरक्षा अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, लेकिन किसी कारणवश ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया था। इसके बाद मैं अगर बात करूं 2E की, यह भी सक्सेस हो गया था 1999 में कोरू के द्वारा। थर्ड सीरीज, सब कुछ लिखा हुआ है बच्चा। भारत में विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, कैसरनेट जैसी योजनाएं थर्ड सीरीज लेकर के आई।
यानी देश के प्राथमिक विद्यालयों को उपग्रहों से जोड़ा गया, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को जो उपग्रहों से जोड़ा गया, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनको, जैसे अंडमान निकोबार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जोड़ा गया, भारत के सभी एम्स, सभी अस्पतालों को एम्स के साथ जोड़ा गया, छोटे छोटे अस्पताल में भी बड़े हॉस्पिटल्स जैसे, बड़े अस्पतालों जैसी सुविधाएं मिल सके ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ सके, वो उनके लिए भी काम किया गया। तो यहां पर 3 हुए बच्चा, ध्यान से समझिएगा। इनसेट 3B ये पहले आ गया, 3C फिर 3A आ रहा है, और फिर 3E 3D 3DR ये आ रहे हैं बच्चा, ठीक है। ऊपर नीचे आ सकते, मैंने कल भी बताया था। 2000 में ईएसए के द्वारा मोबाइल क्रांति के लिए इसे छोड़ा गया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी और केसर नेट जैसी योजनाओं के लिए, मैंने अभी बताया आप लोग को, है ना। इसके बारे में देखते हैं। फिर 2002 में, 2003 में, 2003 सितंबर अप्रैल के अंदर तो इनसेट 3A, सितंबर के अंदर इनसेट 3E, 2013 के अंदर, 2016 के अंदर। अब हम थर्ड सीरीज को भी हमने बंद कर दिया बच्चा, ठीक है। विद्या वाहिनी, देश के प्राथमिक विद्यालयों को उपग्रहों से जोड़ा गया, देश के प्राथमिक विद्यालयों को उपग्रहों से जोड़ दिया गया। ज्ञान वाहिनी, उच्च शिक्षण संस्थानों को उपग्रहों से जोड़ दिया गया, प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ दिया गया, उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ दिया गया, ठीक है सर। यानी जितने भी छोटे स्कूल थे, प्राथमिक स्कूल थे बच्चा, उनको जोड़ दिया गया, बड़े कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, उनको सैटेलाइट के द्वारा जोड़ दिया गया। ये थर्ड सीरीज की देन है बच्चा, ठीक है। केसर नेट योजना, ये यहां पर मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है, और इसके में साफ साफ लिखा हुआ है बच्चा कि अंडमान निकोबार के हॉस्पिटल्स को असनाकुलम, लक्षद्वीप के हॉस्पिटल्स को असनाकुलम, अंडमान निकोबार, बंगाल के, कोलकाता के साथ असम जैसे जो उधर का एरिया है, ईस्टर्न जो इंडिया है, उनके हॉस्पिटल्स को बंगाल में कोलकाता के साथ जोड़ा गया, ठीक है बच्चा। दूर दराज के क्षेत्र में स्थित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को उपग्रहों के माध्यम से जोड़कर टेलीमेडिसिन की उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। इसी के अंतर्गत लक्षद्वीप के अस्पतालों को केरला के असनाकुलम, याद रखिएगा असनाकुलम, ठीक है सर, के अस्पतालों के साथ जोड़ा गया। पूर्वोत्तर में बंगाल, अंडमान निकोबार को कोलकाता से और चेन्नई के अस्पतालों को जोड़ा गया। देश के सभी अस्पतालों को एम्स के साथ जोड़ा गया। मैंने बता दिया था पहले आप लोगों को। इसमें एक वर्ड है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या वर्ड है बच्चा? टेलीमेडिसिन है कि हर छोटे से छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर एक बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जा सके, यह है टेलीमेडिसिन, ठीक है सर। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है टेलीमेडिसिन क्या है। शहरों में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को दूर दराज के क्षेत्र में स्थित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े अस्पतालों से जोड़ देना और बड़े अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना टेलीमेडिसिन कहलाता है, ठीक है सर। उसके बाद कुछ स्पेशल नोट है। 3DR को किस लिए छोड़ा गया था? हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इनसेट डी और इनसेट 3DR को छोड़ा गया। इससे भारत की संचार व्यवस्था मजबूत हुई, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट था। इनसेट की 4th सीरीज है बच्चा। 4th सीरीज के अंदर 4A, 4C, 4B, 4CR ये अलग अलग आए। 2005, 2006, 2007, 2007 दूसरा। यानी अब धीरे धीरे इसरो उसमें इन्वॉल्व होने लग गया था। अब ये नहीं था 4th सीरीज में हम अब जो सैटेलाइट लॉन्च कराएंगे इनसेट के, जो भी करा रहे हैं बच्चा, वो हम अपने इंडिया से करा रहे हैं, है ना। पहले में आप लोगों ने देखा हमने नासा, दूसरे में आप लोगों ने देखा ईएसए, तीसरा भी मोस्टली ईएसए, चौथी सीरीज भी कुछ ईएसए से कुछ हम, जैसे यहां ईएसए, यहां इसरो अपना इन्वॉल्व दिखाने लग गया ईएसए, और इसी की वजह से भारत में 2.5G आया और उसके बाद इसरो बचा, ठीक है। और इन्हीं चारों की वजह से भारत में इंटरनेट क्रांति आई, जो D2H है, DTH है, टाटा स्काई है, बिग टीवी है, डिश टीवी है, D2H है, डिजिटल टीवी है, वो सब इसी की देन है। अब अगर बात करूं जीसेट सीरीज की, ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस सीरीज से हमने अपने लिए नहीं, जो सार्क कंट्री हैं, हमने उनको भी जो है संचार देने का काम किया है। जैसे जीसेट सीरीज, ये भी एक कम्युनिकेशन सीरीज है, ठीक है। दूर संचार के क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वदेशी क्षमता। इनसेट के अंदर क्या था? इनसेट के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था विदेशी, ये पूर्ण रूप से अपना है। और 2001 में इसकी शुरुआत हुई बच्चा। जैसे जीएसएलवी आया ना, जैसे ही जीएसएलवी आया, जीएसएलवी के बाद इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी। याद करो, एसएलवी आया रोहिणी, एएसएलवी आया एसरोस,
PSLV, और ये हमारे पास आया कौन, GSLV। ठीक है, GSLV के बाद GSAT की सीरीज की शुरुआत हुई 2001 में और 2002 में, और इसी की वजह से वायरलेस इन लोकल लूप यानी वायरलेस चीजों का जमाना आ गया। GSLV 3 2004 में, इसी से EduSat आया है। ठीक है, EduSat से ऑनलाइन शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ा था, प्राथमिक स्कूलों में इसे जोड़ा गया था सबसे पहले। और GSAT 9 को 5 मई 2017 में सार्क सैटेलाइट के नाम से छोड़ा गया। बच्चा, जो भी सार्क कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके हम सभी के लिए यहां पर संचार दे रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके। ठीक है, सैटेलाइट के सभी सार्क के सभी देश इसके अंदर उपग्रह संचार स्थापित करने के लिए उपग्रह को छोड़ा गया, और इससे सार्क के सभी देशों में नवीन संचार की स्थापना हुई। 15 साल तक ये काम करेगा। इसे लॉन्च किया गया था 2017 में, 2017 से ये 2032 तक ये काम करेगा बच्चा, पाकिस्तान को छोड़ करके। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ करके बच्चा। पाकिस्तान को छोड़कर इसका उपयोग किया गया। इसके बाद कुछ स्पेशलाइजेशन है, कैसे हैं, क्या नहीं है, एक बार देखिए। GSAT 19 को 5 जून 2017 के अंदर, जिसका वेट 3136 किलोग्राम, भारत का सबसे भारी सैटेलाइट जो भारत की धरती से छोड़ा गया, जिसमें 40 ट्रांसपोंडर लगे थे। याद रखिएगा, 40 ट्रांसपोंडर भारत। देखो वहां क्यू बैंड था बच्चा, क्यू बैंड था, अब यूज करने लगे हम का बैंड, यानी और स्पीड बढ़ गई हमारी। आज देखते होंगे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हम कम्युनिकेशन में फैल रहे हैं। फोन करना है तुरंत कॉल लग रहा है, का बैंड की वजह से बचा। और 40 ट्रांसपोंडर यूज हुए। देखिएगा, भारत की भूमि से छोड़ा गया पहला, अब तक का सबसे भारी है। 40 ट्रांसपोंडर जिसमें लगे हुए, 40 ट्रांसपोंडर लगने वाला सबसे भारी। याद रखिएगा, भारत में का बैंड की शुरुआत हुई और 26 से 40 गीगाहर्ट्ज की शुरुआत होती है। कमाल की बात देखिए, यानी एक ऐसी तूफानी, यानी कम्युनिकेशन के अंदर एक तरफ से कह सकते हो तूफान आ गया। इतनी पावर, इतनी स्पीड, गीगाहर्ट्ज, जितनी स्पीड से अभी तक कोई फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर पा रही थी। फ्रीक्वेंसी जितना तेज होता है बच्चा, उतनी ही कम्युनिकेशन ज्यादा हो जाती है। और यहां पर GSAT 7, इसका वेट रहा है 3417 किलोग्राम, है ना। लेकिन ये भारत की धरती का नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 3136 था, ये 3477 हो गया, ये ज्यादा होना चाहिए। भारत की धरती का नहीं था बच्चा, ये मौसम विभाग की जानकारी के लिए छोड़ा गया था, लेकिन विदेशी थे। GSAT 11 जो है 2018, 5 दिसंबर 2018 में, इसे अरेन 5V646 नाम के रॉकेट से फ्रेंच गुयाना ESA की मदद से छोड़ा गया। इस सबसे भारी उपग्रह, 40 ट्रांसपोंडर इसमें लगे हुए हैं, 5854 किलोग्राम का। लेकिन हमारी धरती से नहीं, ना हमारा रॉकेट है, याद रखिएगा इस बात से, ठीक है सर। CMS दिसंबर ये 2020 के अंदर, इसे बिल्कुल लेटेस्ट मैंने आपको बताया। GSAT 29 को, ये GSAT 29 जो है 3423 जो GSLV D2 से छोड़ा गया था, यानी ये जो छोड़ा गया था ना बच्चा, ये जो छोड़ा गया था, ये भारत की धरती से छोड़ा गया था, लेकिन इसके अंदर रॉकेट हमारा नहीं था, ना इसके अंदर रॉकेट था, ना ये तो धरती भी हमारी नहीं थी। लेकिन यहां पर धरती भी हमारी थी और रॉकेट भी हमारा था, ठीक है सर। तो याद रखना, भारत की धरती से इसे छोड़ा गया और सबसे उपग्रह GSLV Mark D2, ठीक है सर। भारत GSAT की सीरीज में अंतर्गत संचार की सभी जरूरतों को अलग अलग प्रकार के उपग्रहों की लॉन्चिंग और प्रक्षेपण करा करके उन्हें विकसित करने का काम करता है। आज की क्लास में हमने अभी तक PSLV और GSLV, अभी तक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इनसेट सीरीज और GSAT सीरीज को पढ़ा है। मैं थोड़ा सा काम और करा देता हूं, फिर सैटेलाइट का कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। इससे आगे देखिए बच्चा, नेविगेशन सैटेलाइट की शुरुआत हुई भारत में, नौवहन उपग्रह की। नौवहन उपग्रह है जिससे भारत में पता चला
अक्षांश, देशांतर, एल्टीट्यूड, इन सब का पता चला, टाइम का पता चला, टाइम के रोटेशन का पता चला। ठीक है सर, इन्हें इसके लिए छोड़ा गया था, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, इनके लिए छोड़ा गया बच्चा। अक्षांश के लिए, देशांतर के लिए और उच्चावच के लिए से छोड़ा गया। ऐसे उपग्रह जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को की स्थिति का पता लगाया जा सके, ऐसे उपग्रह, वह उपग्रह क्या कहलाते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट, इसके माध्यम से किसी भी जगह का अक्षांश, देशांतर और उच्चावच यानी एल्टीट्यूड का पता लगाया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के उपग्रहों को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। जो जीपीएस सुनते हैं ना हम, अमेरिका में जीपीएस है, 1995 से काम कर रहा है, वो यही सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट कहा जाता है उसे। ठीक है, अब शायद आप सब लिंक में आगे होंगे। अब इसके लिए बच्चा ये दो तरीके का होता है, एक तो स्ट्रेटेजिकल होता है, ठीक है, और एक होता है सिविल यूज। सिविल यूज के लिए हमने एक ही बनाया है जिसका नाम गगन है। ठीक है, वैसे गैलीलियो है, लेकिन ये हमारा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का है, 2010 में से लॉन्च किया गया था। 23,222 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है जहां पर इसको छोड़ा गया था। लेकिन भारत में गगन जो है वो 21 जून 2015 को AAI के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और इसरो के द्वारा इसे छोड़ा गया, और इसको यूज भी किया जा रहा है। जो हमारी जो एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उनको रास्ता देने के लिए, उनको रास्ता बताने के लिए, पाथ के लिए इसका उपयोग भी किया जा रहा है बच्चा। लेकिन अगर मैं स्ट्रेटेजिकल की बात करूं तो स्ट्रेटेजी के लिए जीपीएस जो यूएसए के द्वारा 1995 में बच्चा, इसको स्थापित करने के लिए ना पूरे विश्व की अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है, सबका मानचित्र आपके पास हो, तो कम से कम 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है। नेविगेशन में आपको कम से कम 24 सैटेलाइट चाहिए। भारत ने अभी तक एक स्ट्रेटेजिकल सैटेलाइट बनाया है, और वो स्ट्रेटेजिकल सैटेलाइट है बच्चा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्ट्रेटेजिकल सैटेलाइट है, वो है भारत के अंदर कौन सा? भारत के अंदर है नाविक। अभी हमने उसमें सिर्फ 8 ही उपग्रहों को छोड़ा है, और 8 उपग्रहों को छोड़ने का मतलब ये हो गया कि भारत के पास ऐसी तकनीकी आ गई जो पूरे एशिया का चित्र बना सकता है। ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया का चित्रण करने की पावर इससे भारत के अंदर आई है। यहां पर अगर मैं बात करूं, ग्लोनस है बच्चा, रसिया का है, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाए। यूरोपियन यूनियन का इग्नोस है, बेडियो ओई चाइना का है बच्चा 2020 के अंदर, और MSAS है जापान का, और नाविक इंडिया का 28 अप्रैल 2016 को। पूरी दुनिया में सबसे पुराना नौवहन उपग्रह जीपीएस है। जी हां, बिल्कुल हम जानते हैं। 1995 में अमेरिका के द्वारा इसे तैयार किया गया था। इसमें 24 उपग्रह हैं जो पूरी दुनिया की कवरेज करते हैं, इसलिए इन्हें 9 स्टार उपग्रह भी कहा जाता है पूरी दुनिया में। यही भारत के द्वारा भी दोनों बनाए गए हैं। स्ट्रेटेजिकल बनाया गया है भारत के द्वारा, और भारत के द्वारा ह्यूमन या सिविल यूज के लिए गगन बनाया गया है बच्चा। स्ट्रेटेजिकल नाविक और वैसे गगन। नौवहन उपग्रह से पृथ्वी के हर स्थान का चित्र लिया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 3 उपग्रहों की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उपयोग करने के लिए 24 उपग्रहों को काम संभव नहीं हो पाता। मैंने बताया ना, 24 उपग्रह कम से कम चाहिए। 24 अगर उपग्रह हैं तो समझ लीजिए हम पूरे विश्व का चित्रण कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, अर्थात हर स्थान पर चित्र नहीं आता है। इसलिए भारत के द्वारा अपने नौवहन प्रणाली को तैयार करने के लिए 8 उपग्रहों का उपयोग किया गया है, ताकि एशिया में हर स्थान पर उसका चित्र लिया जा सके, जैसे गगन और नाविक। ठीक है बच्चा, नौवहन संकेतकों पर आधारित यह जीपीएस नौवहन संकेतकों पर भारतीय क्षेत्रों में परिशुद्ध करने की उपलब्धता, जैसे GSAT-8 है, GSAT-10 है, GSAT-15 है, तीनों को इसी के द्वारा, इसी के लिए लॉन्च किए गए हैं। और इनमें गगन मैंने बताया था बच्चा, गगन है एक आम उपयोग के लिए, जैसे जिसका उपयोग एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज करने लगे, एरोप्लेन्स वगैरह में यूज करने लगे। ठीक है बच्चा, नाविक है, नाविक को क्यों बनाया गया, क्या हुआ नाविक, पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ बच्चा। नाविक है ना, मेंस का क्वेश्चन बनता है।
2017 में भी आया है एक बार, 2019 में भी इससे रिलेट करके पूछा गया है, आगे भी बढ़ने के चांस है क्योंकि अब धीरे धीरे इंडिया उस पर काम कर रहा है। यह भारत का सामरिक क्षेत्रीय प्रणाली का नौवहन उपग्रह है, श्रृंखला है, जिससे भारत सरकार ने 2010 में इसको विकसित करने की योजना बनाई थी, जिसे 2012 में मंजूरी मिली और 2013 से इन उपग्रहों को स्थापित करने की शुरुआत हुई। 2018 तक इसमें भारत के द्वारा सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। नाविक श्रृंखला में उपग्रहों 55 डिग्री ईस्ट, आप देख लीजिएगा 55 डिग्री ईस्ट से 135 डिग्री ईस्ट तक, 55 से 135, अब आप जा रहे हो इंडोनेशिया की तरफ, सिंगापुर की तरफ के बीच स्थापित किया गया है, और 20 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ, नीचे से लेकर ऊपर चाइना तक को कवर कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चा, इससे स्पष्ट है नाविक का फोकस मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्र में है। इससे दक्षिणी चीन सागर और पीला सागर तक भारत की क्षमता बढ़ गई है। साउथ चाइना सी, वहां से लेकर और येलो सी, वहां तक हम अपने क्षेत्र को बढ़ा पा रहे हैं। वहां तक नाविक की वजह से सारी जगह फोकस किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, जिसे 2012 में योजना बनाई थी, 13 में जिस जो है उसको स्थापित करना स्टार्ट हुआ। 2010 में योजना बननी थी, 2012 में मंजूरी मिली और 13 के अंदर वो स्थापित करना हमने स्टार्ट किया था। 2018 तक हम स्थापित कर चुके थे बच्चा। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी तक है ना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो स्टेशन है बच्चा, सॉरी जो सैटेलाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही इसके अंदर हमने लॉन्च किए हैं। इस वजह से सिर्फ एशिया को कवर कर पा रहे हैं। नाविक पूर्ण रूप से सक्षम जब तब होगा तब हम इसके अंदर 24 सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 24 सैटेलाइट तो लॉन्च होंगे ही होंगे, इसके अंदर होंगे ना, तो 24 सैटेलाइट लॉन्च होंगे। उसके बाद ये सारी चीजें मिसाइलों के ट्रैक को निर्धारित करने में और लक्ष्य तक पहुंचाने में इसका काम हुआ है बच्चा। यानी इसका मतलब ये डिफेंस में तो काम आएगा। ठीक है, इसके बाद इसके माध्यम से पनडुब्बियों के पथ का निर्धारण किया जा सकता है। हवाई मार्ग के क्षमताओं के बारे में इसका उपयोग किया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है। विमानों मिसाइलों की निगरानी भी इससे संभव हो पाती है। भारत की सीमा 15 किलोमीटर दूर तक गतिविधियां होना और हर स्थिति तक उसे संभव जो है पहुंचना, उस पहचान हो पाना उसके संभव हो जाता है। रक्षा सुरक्षा को मजबूत करना इससे संभव हो जाता है बच्चा। आपदा प्रबंधन के लिए भी भारत इस पर काम कर रहा है और भारत के द्वारा SARS सैटेलाइट एडेड सर्च और रेस्क्यू अभियान इसी के थ्रू चलाया जाता है। ये थे बच्चा हमारा नाविक हो गया, गगन हो गया, इन सब के बारे में। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 1988 में पहले USA और रसिया के द्वारा स्थापित किया गया था। हमारे यहां पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, USA और रसिया दोनों मिलकर ये स्थापित किया। आज अभी फिलहाल इसके अंदर 16 देश शामिल हैं सर। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। यह पृथ्वी की दूरी का जो चक्कर है वो 90 मिनट में पूरा कर देता है। 90 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है और पृथ्वी ऐसे साथ साथ ही रोटेट कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब चाइना का स्पेस स्टेशन है। चाइना कहता है कि मैं भी अपना स्पेस स्टेशन लेके आऊंगा। हालांकि अब इसको धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं चाइना और कोशिश में है कि भाई 2022 तक, ये लेटेस्ट है, ये करंट का मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं। तो करंट के टॉपिक को एक यही टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद के टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए बच्चा, चीन का तियांगोंग स्टेशन है। ये तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन एक चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच निचली पृथ्वी की कक्षा में बनाया जा रहा है। 340 से 450 के बीच, क्योंकि 400 किलोमीटर पर तो है ना अभी एक स्टेशन, है ना। ठीक है सर, यह चीन में मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है और देश में पहला दीर्घकालिक, यह देश का पहला दीर्घकालिक। चीन कम से कम 10 साल के लिए अपने नए तियांगोंग मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन का संचालन करने जा रहा है। यानी पहले चीन का, वैसे 1988 में जब ये पहली बार लॉन्च हुआ, जो फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी कम टाइम के लिए ही लॉन्च हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी क्षमताएं उसके समय बढ़ता चला गया। 2021 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए तियानहे या हार्मनी ऑफ हेवंस नामक एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह लॉन्च हो चुका है। 2022 के अंत तक इसे पूर्ण रूप से इसकी योजना बनाई है।
तियानहे कोर मॉड्यूल तियांगोंग स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च करने वाला पहला मॉड्यूल है। यानी इसके अंदर देखो फिगर मैंने बता रखा है, ठीक है बच्चा। ये पूरा, तो आपको यहां क्या जानना है, आपके लिए ये थोड़ा करंट का इशू बन सकता है। क्या जानना है? तियांगोंग स्टेशन के बारे में बस, ठीक है सर। 2022 तक उसे स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए ये हमारा पार्ट है, और अगली क्लास में मैं आप लोगों के सामने ऑर्बिट कक्ष कैसे होते हैं, अब मैं थोड़ा सा कंफर्ट हो जाऊंगा। कैसे कंफर्ट हो जाऊंगा? अब मैं थोड़ा सा ये भी रहूंगा, अपने आप को रखूंगा कि क्योंकि मैं पीएसएलवी आप लोगों को बता चुका हूं, जीएसएलवी आपको बता चुका हूं, इनसेट की सीरीज में आपको बता चुका हूं, रिमोट सेंसिंग सीरीज में आपको बता चुका हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को बता चुका हूं जो हमारी जो नाविक सीरीज है वो बता चुका हूं। अब थोड़ा सा आप भी कंफर्ट हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है आप लोगों का, धीरे धीरे सोच बढ़ रही है, महसूस कर पा रहे हैं आप पूरे के पूरे लेक्चर को। तो इससे आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था आपको पूर्ण रूप से इसमें उपग्रह का ज्ञान होगा। और बस आप लेक्चर पूरे देखते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए और पूरी मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।